हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमशाला। आज हम हमारी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लास आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी। आज की क्लास में हम इनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिक नेचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें से क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन्हें हम जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अब मान लीजिए ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें C डबल बॉन्ड O और COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब जब भी हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो वाटर की ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस OH के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसके रिटर्न में जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। और ये जो H है ये H2O के साथ कंबाइन होके बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अब ये जो आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन। कार्बोक्सिलेट एनायन। अब ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसमें रेजोनेंस होने की वजह से ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शो करता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये पहला बनेगा यहाँ और ये दूसरा स्ट्रक्चर होगा। और इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। इट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन हमने दिखाई है इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखी जाएगी कि RCOOH प्लस H2O। इससे हमें मिला RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, कि अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, सारे एसिड्स तो हैं लेकिन जब सबकी स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट रहती है। अब ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Ka एंड Pk। किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है कि वो स्ट्रांग है या वीक है, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये इन दो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। पहली है Ka एंड सेकेंड वन इज़ Pk। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। अब जैसा कि हमने जो अभी ऊपर रिएक्शन देखी जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था RCOOH प्लस H2O give RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो जो Ka है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। Ka को कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है, इसका रिलेशन होता है इस रिएक्शन में प्रेजेंट प्रोडक्ट्स के साथ। आप देख सकते हैं कि जो Ka की वैल्यू है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अमाउंट ज़्यादा कब होगा? जब ज़्यादा आसानी से ये एसिड अपना H लूज़ करेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं
कि जितनी इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड H लूज़ करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, उतने ही उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा रहेंगे और उतनी ही Ka की वैल्यू भी हाई होगी। इसका मतलब ये है कि जो Ka की वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। तो ये एक रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही आसानी से H लूज़ करेगा। अब आ जाते हैं दूसरे पैरामीटर पे जो है pKa। अब pK इज नथिंग बट द माइनस लॉग वैल्यू ऑफ Ka। तो क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया इसलिए pKa और Ka का जो रिलेशन है वो इन्वर्स हो जाता है। यानी कि अगर किसी एसिड के लिए Ka ज़्यादा है तो pKa उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर क्योंकि इनका रिलेशन आपस में अपोजिट है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि pKa एसिडिक स्ट्रेंथ से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन सबको मिलाकर हम ये कह सकते हैं कंबाइंडली कि Ka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa इन्वर्स है जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka डायरेक्ट है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस पर भी अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं pKa की वैल्यू के बेसिस पे हमने एसिड्स को क्लासीफाई किया। अगर किसी एसिड के लिए pKa की वैल्यू 1 यानी कि 1 से भी छोटी है, मतलब कि वो माइनस में है या 0 पॉइंट में है, माइनस में भी pKa की वैल्यू हो सकती है। तो अगर वो माइनस में है या फिर 0 पॉइंट में है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये पहली कैटेगरी है एसिड्स की। इसका एग्जांपल है HCl, क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए जो pKa की वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। सेकेंड नंबर पे आते हैं मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़े से कम। तो इनकी pKa की वैल्यू 1 से 5 के बीच में होगी, कहीं भी हो सकती है। इसका एग्जांपल है हमारा बेंजोइक एसिड। थर्ड कैटेगरी में आते हैं वीक एसिड्स जिनका pKa है 5 से 15 के कहीं भी बीच में हो सकता है। इसका एग्जांपल फिनॉल है। हमने याद करें ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फिनॉल भी एसिडिक होते हैं बट वो थोड़े कम एसिडिक होंगे। और लास्ट कैटेगरी आती है एक्सट्रीमली वीक, जो सबसे वीक होंगे, जिनकी pKa की वैल्यू 15 से भी ज़्यादा होगी। तो इसमें जैसे नॉर्मल एलिफेटिक एल्कोहल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमें देखना है रिएक्शंस शोइंग एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करता है तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें से पहली रिएक्शन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOH प्लस। अब मेटल जो है जनरली एक्टिव मेटल्स होते हैं तो हमने Na एग्जांपल ले लिया। तो ये जो H है एसिडिक H ये हट जाएगा और उसकी जगह Na लग जाएगा। तो ये बन गया CH3COONA। ये बन गया सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, प्लस जो H अलग हुआ है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहेगा क्योंकि बैलेंस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ लगा दिया। तो ये पहली रिएक्शन है जो बताती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। दूसरी रिएक्शन है विथ एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब फिर से इसके लिए हम एग्जांपल हमारा इस बार हमने प्रोपेनोइक एसिड ले लिया। यहाँ पे 3 कार्बन है प्लस। अब एल्कली क्या होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि फिर से हम Na के साथ वाला एल्कली ले लेते हैं NaOH। तो अब यहाँ क्या होगा, फिर से ये जो H है एसिडिक ये रिप्लेस हो जाएगा Na से, यानी यहाँ पे बन गया COONA। तो जैसा ऊपर ये सॉल्ट था वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्ट बन गया प्लस। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन निकला वो OH के साथ कंबाइन हो जाता है। तो H और OH मिलके क्या बनाते हैं हमेशा, वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये वीक बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वीक बेसिस के एग्जांपल क्या हैं, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3 2 नेगेटिव, या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिनका फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। तो फिलहाल अभी हम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फिर से हमने
प्रोपेनोइक एसिड लिया और रिएक्शन करवा दी NaHCO3 के साथ। तो यहाँ फिर से क्या होगा कि ये जो एसिडिक H है ये हटके इसकी जगह Na आ जाएगा, यानी कि एज इट इज़ यहाँ पे सॉल्ट बनेगा जो पहले बन रहा था, प्लस अब यहाँ पे जो ये H निकला है और यहाँ पर जो ये HCO3 है ये रिएक्ट करते हैं और दो प्रोडक्ट्स हमें देते हैं, एक H2O और एक CO2 गैस यहाँ लिबरेट होती है। अब ये रिएक्शन जो है थर्ड रिएक्शन, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस सेंस में कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनॉल के एसिडिक नेचर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ये NaHCO3 के साथ यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, अभी हमने देखा। और क्योंकि वो उसके साथ CO2 गैस लिबरेट कर रहे हैं तो वो CO2 गैस जो है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व होती है। ब्रिस्क एफरवेसेंस अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है? आप सभी ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जब CO2 किसी सॉल्यूशन में एकदम से बनती है और फॉर्म होकर ऊपर आती है तो एक आवाज़ सुनी होगी। जैसे हम जनरली जब हमारी जो मेडिसिन्स होती है जैसे डिस्प्रिन है, जब हम उनको या इनो है, जब हम उनको पानी में घोलते हैं तो बहुत तेज़ी से बबल्स निकलते हैं और उसके साथ आवाज़ आती है, फीजिंग आवाज़ आती है, तो उसी को हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो वहाँ पर भी वो CO2 के लिबरेट होने से होती है। तो क्योंकि हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम इसे केमिकल टेस्ट की तरह भी इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर हम फिनॉल की बात करें या नॉर्मल एल्कोहल की बात करें, फिनॉल या एलिफेटिक एल्कोहल, वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनके केस में हमें इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन नज़र नहीं आएगी। अब क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेटरी डिफरेंस है फिनॉल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो ये केमिकल टेस्ट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, जनरली बेंजोइक एसिड आता है, लेकिन बेंजोइक एसिड की जगह कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो आपको अगर उनकी केमिकल टेस्ट पूछी गई है तो हम ये रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं एज ए केमिकल टेस्ट। और इसका नाम क्या होगा? टेस्ट का नाम जो पेपर में आप लिखेंगे NaHCO3 टेस्ट, इसी तरह से हम इसको लिख देते हैं NaHCO3 टेस्ट। और फिर आप बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये टेस्ट देते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फिनॉल या फिर अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते। अब एसिडिक नेचर में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर से ये पॉइंट रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट है कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्लियर कट एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं फिनॉल से। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल। अब इसके दो रीजंस हैं। पहला, कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा, जो कार्बोक्सिलेट अनायन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन बनता है H पॉजिटिव के लूज होने के बाद, ये खुद को स्टेबिलाइज कर सकता है दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, जिसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे पाया जाता है। जबकि अगर हम ऐसा ही कंसेप्ट फिनॉल के केस में देखें कि जो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, वो भी खुद को स्टेबलाइज करता है, बट उसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं नॉन इक्विवेलेंट। ये बहुत ज़रूरी है। एक डिफरेंस है कि कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं,
जबकि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे होता है। तो अब यहाँ पर हमने जो क्लास 11th में रेजोनेंस के रूल्स पढ़े थे उसमें से 2 रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। पहला कि जो स्पीशीज़ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। दूसरा पॉइंट, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो। और ये दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन को ज़्यादा स्टेबल बना रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन कार्बोक्सिलेट एनायन नेगेटिव चार्ज इज़ मोर इफेक्टिवली डीलोकलाइज, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो ज़्यादा अच्छे से डीलोकलाइज हो सकता है, जबकि जो फिनॉक्साइड आयन है उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज इतनी इफेक्टिवली डीलोकलाइज नहीं हो पाता क्योंकि वो कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट रहता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इट इज़ मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन। यानी कार्बोक्सिलेट एनायन और फिनॉक्साइड आयन में से ज़्यादा स्टेबलाइज कौन होता है, कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जितना कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हमने देखे हैं इनको हम चाहे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं। पहले हम जो कार्बोक्सिलेट एनायन है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। देखिए C+O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अभी हम जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको नहीं दिखा रहे क्योंकि यहाँ पर R वगैरह या जो भी होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजोनेंस का। सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव वाला ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा। तो इसके 2 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन अब नेगेटिव हो जाएगा और ये पहला वाला ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये है 2 स्ट्रक्चर्स किसके, कार्बोक्सिलेट एनायन के। अब आप देख सकते हैं, अगर आप अच्छे से देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। इसमें भी पहले वाले और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी सेम टू सेम कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है दोनों में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में 2 ऑक्सीजन है, एक डबली बॉन्डेड है एक सिंगली बॉन्डेड है। जो सिंगली बॉन्डेड है उसमें नेगेटिव चार्ज, यानी हम किसी तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे है, कभी कार्बन पे वो नहीं आ रहा। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी जगह फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन होता है बेंजीन रिंग, उस पर एक O नेगेटिव। तो फिलहाल तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, लेकिन जब ये रेजोनेंस में जाता है, अब ये रेजोनेंस में चला गया तो अब जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से वो कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के यहाँ पर स्टेबल हो गया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा, डीलोकलाइज होगा, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कार्बन पे ही प्रेजेंट रहेगा। ये आगे बढ़ेगा, ये इस पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया और फाइनली जब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा फिर ये इस पे ओपन हो जाएगा। तो अब ये 3 स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 3।
तो फिनॉक्साइड आयन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अगर आप तीनों को ध्यान से देखें तो तीनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कार्बन पे है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तीनों का अगर आप ध्यान से देखें तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है। तो एक इस तरह से भी गिव रीज़न आ सकता है कि जो फिनॉक्साइड आयन है उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, 3 हैं, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कम है, 2 ही हैं। फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल क्यों है? तो सेम पॉइंट्स हमको लिखना है जो हमने ऊपर वाली बात करी थी, एक तो नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वाली, और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। तो एसिडिक नेचर वाले पॉइंट में, रिएक्शन में लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें देखना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम क्या देखना चाहते हैं कि जैसे कि ये अगर COOH ग्रुप है, इसके साथ ये जो R ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसने अपना H लूज़ किया तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट प्लस H पॉजिटिव, है ना। अब ये जो कार्बोक्सिलेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये जो साइड वाला R ग्रुप है ये स्टेबलाइज कर रहा है या फिर डीस्टेबलाइज कर रहा है, इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस कार्बोक्सिलेट अनायन के नेगेटिव चार्ज पे, इस पे भी डिपेंड करता है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो अब हम वही सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखना चाहते हैं और बहुत सिंपल है। इसमें हम 2 पॉइंट्स देखेंगे सिंपल से। पहला पॉइंट ये है कि जो अब अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उस कार्बोक्सिलेट अनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच कर, विड्रॉ करके कम कर देगा और उसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ज़्यादा स्टेबल बनने से जो करस्पॉन्डिंग एसिड था वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनकी सबकी एक ही स्ट्रेंथ तो होती नहीं है। हो सकता है हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप हो, लेकिन एक में विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा सा कम इफेक्ट दिखा रहा है और दूसरे वाले में विड्रॉइंग ग्रुप का जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अलग अलग रहेगी। तो इसके लिए पॉइंट क्या है कि जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इसी को हमने इस नीचे वाली इमेज में दिखाया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ विड्रॉइंग ग्रुप्स दिखाए हैं जो उनकी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने अरेंज किए हैं। तो सबसे कम जो विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो फिनाइल मतलब कि बेंजीन रिंग का होगा, ठीक है। विड्रॉइंग है इसलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा लेकिन सबसे कम बढ़ाएगा, ठीक है। और वहीं पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है वो है CF3 ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप, ठीक है, सॉरी ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप। तो इसी के बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए एसिड्स के और उनको अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ एज वेल एज pKa। तो इसको समझना होगा। सबसे अगर हम लास्ट वाले एसिड को देखें, ये तो ये एक ऐसा एसिड है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, सबसे कम है इनमें, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर आप साइन देख रहे हैं तो ये सबसे कम है। लेकिन इसका जो pKa है, इसकी pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। हमने देखा था अभी रिलेशन इन्वर्स होता है। उसी तरह से अगर हम ऐसे चलते चलेगा यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर लास्ट में हम यहाँ, तो ये जो सबसे लास्ट वाला हमने यहाँ पर एसिड दिखाया है इसमें, क्योंकि CF3 ग्रुप है, अभी हमने देखा CF3 ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो ये जो एसिड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और इसकी जो pKa वैल्यू है वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट को देखकर हम बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी। अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी वो हम ग्रुप से देख सकते हैं। अब इसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट क्या कहेगा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अपने कंसेप्ट में कंफ्यूज ना होने की वजह से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डोनेटिंग का डी और डिक्रीज का डी, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। भाई डोनेटिंग ग्रुप होता है या विड्रॉइंग होता है, तो डोनेटिंग डी और डिक्रीज का डी, इस तरह से भी आप ये रिलेशन याद रख सकते हैं अगर बाई चांस अभी आप कभी भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट वे में, सिंपल वे में हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ, ये देखिए अपनी तरफ इस नेगेटिव चार्ज को खींच के स्टेबिलाइज कर देगा इस कार्बोक्सिलेट अनायन को, जबकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट अनायन है इसे डोनेटिंग ग्रुप अपने और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा और उसे डीस्टेबिलाइज करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लास्ट वाला पॉइंट भी समझ में आया हो। अब मैंने आपके लिए कुछ एक तो एग्जाम्पल लिए हैं ताकि इससे आप और अच्छे से समझ जाओ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है और हम इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले क्वेश्चन में इथेनोइक एसिड है। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, दूसरा है क्लोरो इथेनोइक एसिड, तो 2 कार्बन है, तो एक COOH और एक CH2, क्योंकि इस पर एक Cl भी लगा है क्लोरो, इसलिए हमने CH2 करके Cl लिख दिया। और तीसरा है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड होता है HCOOH और लास्ट होता है फ्लोरो इथेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पे जैसे क्लोरो था वैसे हम यहाँ पे फ्लोरो लगा देंगे, तो FCH2COOH। तो अब क्योंकि आपको, अब हम इनको नंबर दे देते हैं अपने तरीके से, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ये हमने खुद अपने लिए नंबर दे दिए। अब क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि कहीं डोनेटिंग ग्रुप लगाया गया। अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो डिक्रीज कर देगा। तो देखिए यहाँ पर COOH से CH3 ग्रुप लगा है, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप लगा है, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, डोनेटिंग होता है, इसलिए जो फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी पहले आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्लोरो लगा है। क्लोरो तो अगर मान लीजिए हेलोजन कभी एलिफेटिक चेन से लगाओ तो वो विड्रॉइंग -I इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, इसलिए ये तो अभी नहीं आ पाएगा। वैसे ही F की बात करें तो ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, तो ये भी नहीं आएगा। और तीसरे वाले में देखें तो सिर्फ H लगा है, तो H ना ही डोनेटिंग में गिना जाता है ना ही विड्रॉइंग में, तो ये ना ही बढ़ाएगा ना ही कम करेगा। तो अब तक जो हमने देखा उसमें सिर्फ एक ही ऐसा है जो डिक्रीज़ कर रहा है, वो है फर्स्ट, इसलिए हमारे आंसर में फर्स्ट वाला कंपाउंड ही सबसे पहले आएगा। फिर सेकंड नंबर पे वो आएगा जिसमें ना ही इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि हमारा थर्ड वाला। ठीक, अब इसके बाद दोनों में विड्रॉइंग लगे हैं, क्लोरो फ्लोरो, लेकिन हमें पहले कौन सा लिखना है जिसमें विड्रॉइंग इफेक्ट कम है, तो हम पहले सेकेंड वाला लिखेंगे, यानी कि 2 पहले आएगा और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा 4th, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेकंड एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बेसिस पे आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है एसिडिक नेचर का, कि एक छोटा सा फैक्ट है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगर फिनाइल या विनाइल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, यानी जो COOH ग्रुप है उससे डायरेक्टली या तो फिनाइल ग्रुप अटैच है या विनाइल, तो ऐसे केस में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं, हमें जो लगता है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इससे ऑपोजिट जब हम रियलिटी में चेक करते हैं तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रेंथ उल्टा बढ़ जाती है। तो ये अपोजिट पॉइंट है, एक्सेप्शन पॉइंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझते हैं। मान लीजिए कि हम फिनाइल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिनाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग जो है डायरेक्टली COOH ग्रुप से लगी है, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि वो अल्टरनेट पोजीशन पे वो डोनेट होगा और बदले में ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा
अब क्या हो रहा है कि डोनेटिंग ग्रुप बन गया ना, ये जो दिख रहा है ये डोनेटिंग ग्रुप बन गया। और अभी हमने देखा डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, है ना। लेकिन ये क्या है, सिर्फ हमारा एक कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, इससे अपोजिट है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ये एक्चुअल पिक्चर है, ये हम इसमें कहना चाह रहे हैं। तो अब देखते थे ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि भले ही वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा वाला हो रहा है, डोनेटिंग में रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा होता है, हमेशा +R, ठीक है। यानी यहाँ पे +R इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे हम सोच रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन जो डायरेक्टली COH से लगा है वो sp2 कार्बन है, क्योंकि वो डबली बॉन्डेड है। और हम सब जानते हैं कि जो sp2 कार्बन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जो ये वाला कार्बन है इसके मुकाबले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नॉर्मल वाला ग्रुप होगा उसके मुकाबले इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो साथ में यहाँ पर -I इफेक्ट भी दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अब क्या होता है कि जो +R का इफेक्ट होना चाहिए था, इसके कंपैरिजन में ये -I इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह यानी कि +R की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने की बजाय उल्टा -I की वजह से वो रियलिटी में बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, जो फिनाइल में होता है वही सेम टू सेम विनाइल में भी होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन, एसिडिक नेचर। अब हम सेकंड रिएक्शन पे आते हैं। सेकंड रिएक्शन इज एसिडिफिकेशन। ये आपने सबने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन किसी अल्कोहल या फिनॉल के साथ करवा सकते हैं, अल्कोहल और फिनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। तो इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं कि भाई जैसे RCOOH है और हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी अल्कोहल के साथ, मान लीजिए हमने R- क्योंकि अलग भी हो सकता है ROH ले लिया। तो अल्कोहल में से हमेशा H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलेगा। तो ये H और OH तो बन गए वाटर, और ये प्रेजेंस में हो रही है एसिड के, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन गया, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, अगर आप देखें R, उसके साथ लगा है C, उस पर एक डबल बॉन्ड O रह गया एज इट इज़, और यहाँ पे O और R', तो OR'। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है एस्टर। तो इस रिएक्शन में एस्टर फंक्शनल ग्रुप हमें लास्ट में मिलता है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विथ PCl3, PCl5 एंड SOCl2। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करवाएं तो वहाँ एक ही इफेक्ट होता है कि जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है, सिर्फ उतना पार्ट रिप्लेस हो जाता है Cl एटम से। यानी कि अगर हम जनरल वे में लिखें तो RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, इनकी रिएक्शन हम इनमें से किसी के साथ भी करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा, और ये जो OH है ये हमेशा हट के इसकी जगह आ जाएगा Cl। यानी कि यहाँ पे क्या बना, इसको हमने क्या कहा था पिछली क्लास में, हमने देखा था असाइल हैलाइड, इसमें असाइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि PCl3 में, PCl5 में और SOCl2 में जो साइड प्रोडक्ट्स होंगे और जो स्टोइचियोमेट्री होगी वो डिफरेंट होगी। अब सेकेंड पॉइंट इसमें हमने क्या लिखा कि जो SLCl2 SOCl2 वाली रिएक्शन होगी उसको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये हमने पहले भी देखा था फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस केस में जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोनों गैसियस होते हैं, और इसलिए उनको रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम ये रिएक्शन करना चाहते हैं तो हम SOCl2 अगर अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, तो हम उसी को प्रीफर करेंगे, ठीक।
ये थी थर्ड रिएक्शन। अब फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं विथ अमोनिया। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्लस अमोनिया, तो पहली स्टेप में हमें क्या मिलता है, अमोनियम सॉल्ट। अब ये अमोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CONH4, ठीक है, CO सॉरी बीच में है, फिर से लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहली स्टेप में हमें अमोनियम सॉल्ट मिलता है। अमोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला COO, क्योंकि इस पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे R होना चाहिए कोई ना कोई, और साथ में NH4 अमोनियम आयन, इसको कहते हैं अमोनियम सॉल्ट। जब हम इसे आगे हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है और इससे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक RCONH2, इसको हमने पिछली क्लास में क्या कहा था, अमाइड, यानी हमें अमाइड मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट, प्लस वाटर यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने बेंजोइक एसिड लिया, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई अमोनिया के साथ, तो हमें पहले क्या मिलेगा, सॉल्ट। तो COONH4 ये हमेशा रहेगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। फिर इसे जब हम फर्दर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन के साथ CO NH2, ये हो गया अमाइड, बेंजामाइड, प्लस एज यूजुअल जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा वाटर, ठीक है। इसका हम एक थोड़ा सा और एक अलग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम एक ऐसा एसिड लेते हैं जिसमें दो COOH ग्रुप हो, COOH, और उसी की ऑर्थो पोजीशन पे एक और COH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थैलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो क्योंकि यहाँ पर दो COH ग्रुप है, हमें अमोनिया भी दो लगेंगे और दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे सॉल्ट में, ठीक है। जब हम इसे फर्दर हीट करते हैं तो पहले तो ये एज यूजुअल अमाइड में कन्वर्ट होता है, डाई अमाइड में, क्योंकि इसमें दोनों ही अमाइड बन जाएंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, दो वाटर निकलेंगे। लेकिन अब इसको अगर हम और फर्दर हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर करते हैं, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हमने इसको हीट किया, तो अब यहाँ क्या होता है कि एक जगह से NH2 और एक जगह से एक H निकल जाता है,
यानी यहाँ पर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या बचा, देखिए यहाँ पे ये CO एज इट इज़ बच गया, तो CO, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो CO बच गया, तो ये भी CO। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक ही N बचा, क्योंकि एक N तो चला गया। तो ये दोनों ही कार्बन एक कॉमन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक डबल साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है, जिसका नाम होता है थैलीमाइड, ठीक है। ये जो लास्ट कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। तो ये जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा, ये कई बार इस फॉर्म में क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C। जैसे कि शुरुआत में वो आपको दे देंगे क्वेश्चन में थैलिक एसिड, जो हमारा स्टार्टिंग का कंपाउंड था। और फिर वो चेंज शुरू कर देंगे कि यहाँ पर हमने मान लीजिए अमोनिया लिया तो ये बन गया A, फिर हमने हीटिंग की तो बन गया B, और फिर जब हमने और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की तो बन गया C। अब बताइए A, B और C क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है। तो इसीलिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो ये डायरेक्टली 3 मार्क के लिए भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसे 2 स्टेप्स में हम रिड्यूस करते हैं। पहले स्टेप में हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट या तो LiAlH4 होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर इसकी जगह पे डाइबोरेन B2H6। यानी फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन। तब जाके ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिड्यूस होगा डायरेक्टली प्राइमरी एल्कोहल में। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो पहले वो एल्डिहाइड बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं तो वो एल्डिहाइड पे ना रुक के दोबारा रिड्यूस होगा, और जब एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में याद रखें तो इस तरह से आपको देखना है कि जब भी COOH ग्रुप रहेगा और हम वही रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं जो अभी हमने दिखाया था, अगर आपको दिया गया है तो आप इसे डायरेक्टली COOH जहाँ भी होगा उसे आप कन्वर्ट कर देंगे CH2OH में। ये आपको याद रखना है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसके लिए हम जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है NaBH4 इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेनली कीटोन्स के लिए यूज़ होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन का जो मतलब होता है वो होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। अगर किसी रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो उसे हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का 3:1 मिक्सचर, ठीक है। और इसके साथ हम उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली क्या होगा, अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा जो COONA ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो NaOH है, हमने हमारे रिएजेंट में जो NaOH लिया है इसके NaO के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ये COONA और NaO जो सर्कल में मैंने दिखाए हैं ये कंबाइन होके बना लेंगे Na2CO3 एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। और जो NaOH का H बचा है
वो इस R के साथ बाइंड हो जाएगा, यानी बन जाएगा RH। और सबको पता है एल्काइल के साथ अगर हम H लगा रहे हैं तो वो करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ये जो पहला तरीका है सोडा लाइम वाला, इसमें हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में n नंबर ऑफ कार्बन है तो हमारे एल्केन में हमेशा n-1 कार्बन रहेंगे। ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा जो तरीका है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी हम सोडियम सॉल्ट लेंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर में। तो हमें क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारे सोडियम सॉल्ट में R ग्रुप प्रेजेंट है, आपको उसको फोकस करना है। तो वो R ग्रुप ऐसे 2 R ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और इसमें भी हमें एल्केन मिलता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन्स का। जब आपको इलेक्ट्रोलिसिस में नंबर ऑफ़ कार्बन डिसाइड करना है तो हमें क्या करना है, सीधा जो R ग्रुप है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको देखना है। उसमें जितने कार्बन है उसके डबल नंबर ऑफ़ कार्बन का हम क्या बना देंगे, एल्केन। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, तो अगर आप CONA को छोड़ दें तो बचे कितने कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पे, 2 कार्बन, 1 और 2। तो आप इसको डबल कर दीजिए, 2 × 2 4। यानी कि इससे आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सेकेंड वाली मेथड, तो आपको डायरेक्टली 4 नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन मिलेगा, मतलब कि ब्यूटेन। आप सीधा ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका है प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जितने टोटल मिला के है पहली वाली मेथड में उससे एक कम मिलेगा टोटल मिला के, और यहाँ पर हमेशा जितने R है उसमें जितने कार्बन है उसका डबल मिलेगा, दोनों में मिलेगा एल्केन ही, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये नेम रिएक्शन है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेम रिएक्शन, इसका नाम है हेल वोल्हार्ट ज़ेलिंस्की रिएक्शन। शॉर्ट में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं HVZ रिएक्शन, ऐसे भी आ सकती है ये HVZ, तो आपको याद रखना है। अब इस रिएक्शन के सामने हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा हेलोजनेशन। वो क्यों लिखा है वो आपको समझ में आएगा। इसमें हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिसमें एटलीस्ट एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम। और जब हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो अब जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजन लग जाता है हाइड्रोजन को हटाकर, इसीलिए इसका नाम है अल्फ़ा हेलोजनेशन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने प्रोपेनोइक एसिड ले लिया फिर से, तो 3 कार्बन है इसमें। अब अल्फ़ा कार्बन कौन सा होगा, जो COOH से डायरेक्टली जो कार्बन लगा होगा वो होगा अल्फ़ा। तो ये बीच वाला कार्बन है अल्फ़ा। आप देख सकते हैं कि उस पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन X2 रेड फॉस्फोरस के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, और हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो हट जाएगा। तो 2 थे, एक ही हटेगा तो CH बचा, बाकी एज इट इज़। उसकी जगह पे ये X लग जाएगा, यानी अल्फ़ा पोजीशन पर यहाँ पर X लग जाता है हेलोजन, इसलिए इसको कहते हैं अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये X क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में सबको ही पता है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका नेचर क्या है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमेशा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि वो विड्रॉइंग है। तो इसीलिए जो भी यहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटा प्रोडक्ट। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो फ्रिडल क्राफ्ट FC रिएक्शंस नहीं देते। इसका रीज़न क्या है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक तो वो डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए वो रिंग की रिएक्टिविटी इतनी कम कर देता है। दूसरा कि जो हम यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में ल्यूइस एसिड लेते हैं एज अ कैटलिस्ट,
क्योंकि ये ल्यूइस एसिड है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होने की वजह से AlCl3 वहाँ अटैक कर देते हैं और इसलिए हमें कोई और ही प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी का कारण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स FC रिएक्शन नहीं देते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो हम जनरली सोचेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा, मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 2 एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वो है पहला नाइट्रेशन, सेकेंड वन इज ब्रोमिनेशन। तो इसका एक रिएक्शन लिख के मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिया, ठीक है, और अगर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, मैं आपको नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन एक साथ ही दिखा देता हूँ। तो नाइट्रेशन के लिए सबको पता है हम क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पे भी हम लेंगे और इससे रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमें मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिलता है, COOH एज इट इज रहेगा। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक, तो यहाँ पे मिलेगा नाइट्रो, ये होगा 3 नाइट्रो, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकेंड थर्ड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब अगर हमें ये हुआ नाइट्रेशन, अगर ब्रोमिनेशन करना है तो हम क्या लेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एज अ लुईस एसिड। तो ये आपको याद रखना है रिएजेंट्स, और जैसे यहाँ पे मेटा पे नाइट्रो लगा, यहाँ पर लगेगा Br। तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल से ये रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं, दोनों में ही मेटा पोजीशन पे लगेगा, उस हिसाब से आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। आज की क्लास के बेसिस पे आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपने कितना सीखा आज की क्लास से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके और सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी। फिर में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। बी सेफ, थैंक यू।